बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं T20 तमाशा। मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान एंड दिस इज़ K2 TV। कुछ ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और गायब होने की कुछ वजूहात होती हैं और वो कभी कभी इंसान के लिए और पूरी कौम के लिए भी बहुत अच्छी साबित होती हैं। पहले 3 मैचेस में पाकिस्तान की टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की। पहले मैच में पाकिस्तान ने किसको शिकस्त दी? जी जनाब, पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी। उसके बाद पाकिस्तान ने शारजा में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और उसके बाद पाकिस्तान ने शिकस्त दी अफगानिस्तान को। और टेबल टॉपर्स है जी पाकिस्तान की टीम 6 पॉइंट्स के साथ। इस वक्त एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच चल रहा है इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका, और बड़ा क्लोज मैच है जिसमें 8 खिलाड़ी आउट तो हो गए हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। इस मरतबा वर्ल्ड T20 कुछ मुख्तलिफ अंदाज में इसका आगाज़ हुआ और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद सिचुएशन ऐसी ना हो, बट अभी आप देख भी रहे होंगे कि 12 गेंदों पे 30 रन, जो कि अब 11 गेंदों पे 30 रन हो गए हैं। क्रिकेट है जी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। 12 गेंदों पे 24 रन हो, वो 4 छक्कों से बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ओवर में 6 रन भी T20 में डिफेंड हो जाते हैं। क्रिकेट बड़ी फ़नी और सेम टाइम बड़ी क्रूअल गेम भी है, चूँकि ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इंसान से मुराद क्रिकेटर्स को कहीं का नहीं छोड़ती। और इस मरतबा इंडिया के साथ वो हो रहा है जो हर वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के साथ होता है। और जिस तरह मैं सामने स्क्रीन पे देख रहा हूँ, श्रीलंका जिस तरह जो है विकेट्स अपनी गिफ्ट कर रहा है, तो इंग्लैंड को अब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लैंड अगर ये मैच जीत जाता है तो 4 मैचेस जीतने के बाद 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे ग्रुप में टॉप पे होंगे। कल पाकिस्तान का मुकाबला नमीबिया से है और नमीबिया से जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम स्टिल टॉप पे ही रहेगी और सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को मजीद मुस्तहकम बनाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने देखा होगा कि आज सुबह से #T20 वर्ल्ड कप पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को भी मिली होंगी, हमने भी देखी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कल मैच है नमीबिया के खिलाफ और पाकिस्तान की चेंजेस के हवाले से बात हो रही थी कि फ़लाँ प्लेयर को ड्रॉप कर दें और उसकी जगह फ़लाँ प्लेयर आ जाए। हैदर अली को टीम में होना चाहिए, वसीम जूनियर को टीम में होना चाहिए। तो ख़बरें कुछ इस तरह की हैं कि कल पाकिस्तान की टीम किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर रही, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई अभाम किसी को ना रहे। और कहीं जो आप कह लें कि बैक फुट पे जाने का मौका है वो पाकिस्तान की टीम अपने लिए नहीं करना चाहती। अभी बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है, तो अगर आप अनचेंज्ड भी जाएंगे, एक 3 दिन का गैप आपको मिल गया, 2 के बाद 7 तारीख को मैच है, फिर 5 दिन का आपका गैप आ जाएगा, तो आखिरी मैच में भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो उसको आपने बुरा नहीं मनाना। बट जो मैं आगाज़ में बात कर रहा था वो बात ये थी कि हमेशा हम वर्ल्ड कप में या किसी भी ICC के बड़े टूर्नामेंट में इंतज़ार करते हैं पाकिस्तान और भारत के मैच का, और उस मैच में पाकिस्तान हमेशा बैकफुट पे रहता है, भारत जीत जाता है। और बड़ी अजीब व गरीब बातें होती हैं मीडिया में, जो कि इस साल उस पर फुल स्टॉप लगा और वो सारी बातें कन्वर्ट हो गई भारत की तरफ। अगर आपने भारत का मीडिया और डिजिटल मीडिया फॉलो किया हो तो उसमें आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिली होंगी कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई, जिसकी वजह से प्लेयर्स पे प्रेशर आता है। प्लेयर्स पे जब प्रेशर आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसका रिजल्ट टीम को हार की सूरत में मिलता है, जो कि दूसरे कंसेक्यूटिव मैच में हुआ भारत के साथ। भारत की टीम न्यूजीलैंड से मैच हार गई। और मैं आपको याद होगा जब हमने ये ट्रांसमिशन स्टार्ट की तो प्लेइंग 11 पे और जो 15 मेंबर्स का स्क्वाड था, फिर जो रिजर्व प्लेयर्स थे उन पर भी बात हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको अभी हम साथ नहीं लेकर गए, उनका पहले टीम में नाम शामिल था, उनको ज़रूर साथ रखना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि उससे आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं और उसी तरह आप अपनी स्किल्स में इजाफा करते हैं। जैसा कि 2 प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप से पहले जिन पे सारा साल क्रिटिसिज्म होता रहा, चाहे वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीरीज़ हो, नेशनल सीरीज़ हो, चाहे वो हमारा कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो। हारिस रऊफ़ और आसिफ अली पे बेतहाशा क्रिटिसिज्म हुआ और दोनों प्लेयर्स ने उसका जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया। चाहे हम हारिस रऊफ़ की बॉलिंग देख लें और इसी के साथ साथ चाहे हम आसिफ अली की बैटिंग देख लें, बहुत ही बेहतरीन रही। तो सब क्रिटिक्स ने फिर उनसे पब्लिकली माफ़ी भी मांगी और अपोलोजाइज भी किया कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि वो एक दिन में आपको हीरो और ज़ीरो बना देती है, एक रात में आपको स्टार बना देती है। और जिस तरह से आसिफ अली की परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो काबिल दीद है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए इस बात पर जोर दिया गया
कि ही इज़ राइट नाउ द बेस्ट एंड अ क्लीन हिटर इन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। तो वो उस पर बहुत बहस हुई। हम ऑब्वियसली जो लोग आसिफ अली की फेवर में थे या हारिस राव की फेवर में थे, उन्होंने हमेशा लोगों की बातें ही सुनी और बाद में फिर ऑब्वियसली जब वो कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उससे कौन छके, तो फिर मेहनत का और सब्र का फल आपको मिलता ही है। तो पाकिस्तान की टीम मुस्तहकम है, कोई परेशानी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो टीम है इस वक्त श्रीलंका की, वो कोई ख़ास मुस्तहकम नज़र नहीं आ रही। अब आखिरी ओवर चल रहा है जनाब, करंट सिचुएशन है, कोशिश हो रही है जनाब 137 और बहुत ही अच्छा बाउंड्री पे कैच हो गया जनाब। और इस तरह से इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और इंग्लैंड पहली टीम साबित हुई है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और इंग्लैंड की तरफ से बहुत ही कमाल बैटिंग की आज जॉस बटलर ने। जॉस बटलर अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में है, पिछले पूरे साल का उनका करियर उठा के देख लें। और इवन जो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान हुई उसमें भी जॉस बटलर ने और लिविंगस्टन ने बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली हैं, जिससे वो नज़र आ रहा है और हम देख भी रहे हैं। दूसरे टेबल पे दूसरे ग्रुप में अभी कुछ देर में हमारे पास जब पॉइंट्स टेबल क्लियर होकर आएगा तो हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, इनके दरमियान अभी मुकाबला चल रहा है और कुछ आप कह लें कि वाइब्स आ रही हैं कि इन दोनों टीम्स में से, चाहे वो साउथ अफ्रीका है या वो ऑस्ट्रेलिया है, अभी नीचे वेस्ट इंडीज़ की टीम भी है, तो वेस्ट इंडीज़ जाते जाते हो सकता है कि किसी को अपने साथ ले डूबे और किसी को अपने साथ ले जाए, क्योंकि ये पूल काफ़ी बैलेंस्ड है जिसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ है। अब हमें काफ़ी उम्मीदें थी क्वालिफायर्स में जब मैचेस हो रहे थे कि आयरलैंड की टीम भी जीतेगी, नीदरलैंड्स की टीम भी जीतेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। नमीबिया ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। उनके साथ साथ स्कॉटलैंड ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, स्कॉटलैंड ने क्वालिफाई कर लिया। तो ये इस तरह के अपसेट्स क्रिकेट में पहले भी होते रहे हैं और हमेशा से ही होते रहेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत जब अपने टूर्नामेंट का आगाज़ करेगा, वो दुनिया की टॉप टीम थी, टॉप बैटिंग लाइनअप है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, KL राहुल हैं, मतलब इस तरह के बेतहाशा नाम है जो हमें ज़बान ज़ाद आम है और उसी पे बात हो रही थी। रिसेंट जो अभी IPL है वो भारत ने यहाँ पे खेली, लेकिन पहला मैच 10 विकेटों से हारने के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुरे तरीके से ब्रेक हुआ और वो हमें नज़र आया भी। लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहूँगा कि हम कभी भी अपने सुपरस्टार्स को देखें, ये जितने भी सुपरस्टार हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या भारत के हैं, इनको मुश्किल वक्त में जो फैंस हैं, अवाम है या मीडिया है, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अच्छे वक्त में तो आपको सब ही सपोर्ट करते हैं, यानी कोहली को जिस तरह से प्रेज़ किया गया, KL राहुल को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, कुछ चीज़ें ऐसे हुई, ये सोचा जा रहा था कि युजवेंद्र चहल यहाँ पे क्यों नहीं है, उनको यहाँ पे होना चाहिए था, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, शेखर धवन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इन विकेटों के लिए वो बड़े अच्छे बड़े सूझबूझ साबित हो सकते हैं। तो कुछ आप कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स किए इंडिया ने भी, उन्होंने जो अपनी 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट किया, प्लेइंग 11 सेलेक्ट की, वो अभी उस तरह से उनके लिए सूझबूझ साबित नहीं हो पा रही, उसका उनको नुकसान भी हुआ। इसी तरह जब हम दूसरी टीम्स को देखते हैं तो दो टीम्स अभी हमें बहुत कंप्लीट नज़र आ रही हैं। एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे भी हम आगे चल के भी बात करेंगे, दो मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, और कुछ हाईलाइट्स हमारी प्रोडक्शन टीम ने आपके लिए तैयार की हैं इंग्लैंड की टीम को, वो देखें। इंग्लैंड की टीम भी एक कंप्लीट पैकेज है, स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, मिडल ऑर्डर, उनकी कैप्टनसी, एवरीथिंग इज जस्ट अप टू द मार्क। हमें कोई भी फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एक आध दिन किसी प्लेयर का, किसी बॉलर बैट्समैन का बुरा हो सकता है, क्रिकेट है, क्रिकेट में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। और इवन हारिस राउफ और जिस तरह मैंने बात की आसिफ अली की, उसके अलावा शादाब को भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया और बार बार ये बात की गई कि इमाद भी हैं, शादाब भी हैं, दोनों में से किसी एक को रखें। लेकिन आपने इस वर्ल्ड कप में देखा कि पाकिस्तान के हर प्लेयर ने जस्टिफाई किया कि वो क्यों इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। ठीक है, हफीज़ भाई थोड़े बैकफुट में हैं, उतनी अच्छी फॉर्म नहीं लग रही, एक मैच में कैच बहुत अच्छा हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। हसन ने पहले 3 ओवर में 17 रन दिए, आउट भी किया, आखिरी ओवर उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गया, फिर बीच में एक नो बॉल भी हो गई, लेकिन नो बॉल का उन्होंने कम बैक बहुत अच्छा किया। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही जो कि बड़ी पॉजिटिव भी रही पाकिस्तान के लिए और उससे पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिला। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ आप मेरे तवज्जुह से नहीं देख रहे, ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं जनाब 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ताजीन मार्केटिंग के ताउन से। 5G ग्रुप ऑफ कंपनी जो हैं द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और ताजीन मार्केटिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की उभरती हुई रियल स्टेट कंपनी है जो कि ट्विन सिटीज़ की ऑथेंटिक हाउसिंग सोसाइटीज़ में डील कर रहे हैं।
सो ये हमारे दो मेन स्पॉन्सर्स हैं। स्पॉन्सर्स के बिना कोई भी प्रोग्राम और कोई भी शो नामुकम्मल है। सो अभी हम कुछ देर में मुदस्सिर ब्रेक के बाद अगर हम अपने मेहमान को शामिल कर लें तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लाहौर से स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं फरीद खान, वो हमारे साथ होंगे और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि उनके अभी वर्ल्ड कप तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा और किस तरह की आगे परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्टेड है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं दरअसल ना ये हमारे जिब वाले भाई दिखाएंगे, वो अभी हम ब्रेक में ना रन आउट हो गए थे, रन आउट, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टूडियो हमारा तो हम ब्रेक में क्रिकेट भी खेलते हैं, तो वो रन आउट हो गए थे कुर्सी से। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। हमें लाहौर से ज्वाइन किया जी फरीद खान ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और बहुत ही अच्छा क्रिकेट पे लिखते भी हैं और बहुत ही अच्छा क्रिकेट पे बोलते भी हैं। तो फरीद से हम पूछेंगे कि उनकी वर्ल्ड कप की जर्नी अभी कैसी रही। इन्होंने काफ़ी मसरूफियत में से टाइम निकाला, क्योंकि ये ख़ुद भी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन में इस वक्त बिजी हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ताजीन मार्केटिंग के ताउन से। फरीद अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम ज़ुखर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फरीद, मैं तो सोच रहा था कि शायद कोई श्रीलंका जाते जाते कोई टफ टाइम दे दे इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड ने एक मरतबा फिर कमाल किया। जी बिल्कुल, इंग्लैंड ने ये साबित किया है कि ना सिर्फ वो डिफेंड करते हुए टोटल, बल्कि पहले तो वो चेज करते हैं तीनों मैचेस, अब डिफेंड भी करके दिखा दिया उन्होंने। श्रीलंका की क्लोज कॉल थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी, डेविड मिलर ने एंड पर जो मैच उनके हाथों से निकाल दिया और अब दोबारा हमने देखा कि आज का मैच भी लग रहा था कि क्लोज जा सकता है जब तक शनाका और हसरंगा खड़े हुए थे, लेकिन इंग्लैंड जो है उनकी डेथ बॉलिंग, ऑब्वियसली आपको पता है कि जॉर्डन जो है वो अच्छे डेथ बॉलर हैं, उसके साथ साथ लिविंगस्टन का एक ओवर और फिर एंड पे मोइन अली जो है उन्होंने मैच को बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम इस वर्ल्ड कप से स्टार्ट से आगाज़ करें तो मैं अभी अपने सामीन के साथ और नाजरीन के साथ यही चीज़ डिस्कस कर रहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आयरलैंड की टीम आगे आ जाए या नीदरलैंड्स की टीम आ जाए, बांग्लादेश की टीम वहाँ से टॉप करे ग्रुप में और हमारे ग्रुप में आ जाए। तो दोनों ग्रुप्स को अगर देखें तो आपको लगता है कि जो इंग्लैंड वाला ग्रुप है वो ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि शुरू में यही लग रहा था कि बांग्लादेश जो है वो ग्रुप टॉप करेगी और पाकिस्तान के ग्रुप में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि स्कॉटलैंड ने वो वाला ग्रुप टॉप कर दिया तो पाकिस्तान को एक और एसोसिएट नेशन मिल गई। फिर नामीबिया का जो था एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था और पहला मैच वो अपना हार भी गए थे, उसके बाद दोनों मैचेस वो जीते, उन्होंने भी क्वालिफाई कर दिया, वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में आ गए। और क्योंकि अफगानिस्तान उस ग्रुप का हिस्सा है, अफगानिस्तान को हम जो है बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो टॉप 8 टीम्स में थी, इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था और श्रीलंका और बांग्लादेश 9वें 10वें पर थे, इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो अगर हम उनको भी लेते हैं जो कि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन भी है, तो पाकिस्तान का ग्रुप हमें थोड़ा सा जो है वो वीक नजर आता था। लेकिन अगर हम दूसरे ग्रुप की तरफ देखें तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, उसके साथ आपको पता है जो श्रीलंका, बांग्लादेश भी हैं और इंग्लैंड ऑब्वियसली जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अभी हमारे सामने आ रही है, स्ट्रॉन्ग बन के भी दिखा रही है वो। तो वो एक ऐसा ग्रुप लग रहा था, इसको ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा सकता है और उस ग्रुप में आप बिल्कुल मैच से पहले या टूर्नामेंट से पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाला मैच ये वाली टीम जीतेगी। ऑन पेपर जो है वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल था, स्पेशली क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका के एशिया में रिकॉर्ड भी अच्छा था और श्रीलंका तो इस वर्ल्ड कप से पहले भी और बल्कि इस वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा जो मैचेस जीतने वाली T20 हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में टीम थी, 3 फाइनल्स खेले हुए थे, तो उनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो दोबारा से आउट परफॉर्म करेंगे और एक और वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन अफसोस की बात कि वो ऐसा कर नहीं सके और अपने जो पिछले 2 मैचेस भी हार गए वो, तो इस वजह से अब वो तो वर्ल्ड कप से बाहर होते नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ है इस वर्ल्ड कप से पहले, एक सवाल जो मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है अभी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, स्क्वाड में शामिल नहीं है, रिजर्व में नहीं है, क्या आप इस हक में थे कि आजम खान को टीम के साथ होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि जो टीम सेलेक्ट हो गई वो बिल्कुल ठीक थी, या उनका कोई चांस बन सकता था? देखिए बिल्कुल चांस बन सकता था, क्योंकि अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकली वो एक वाहिद प्लेयर थे पाकिस्तान के जिसने 1000 से ऊपर रन किए हुए थे, 160 के ऊपर स्ट्राइक रेट से पिछले साल में, फिर सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए हुए थे। लेकिन अगर आप उस चीज को पहले एज चीफ सिलेक्टर डिफेंड कर रहे हैं और फिर उस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और उनको रिजेक्ट कर देते हैं और फिर उनको रिजर्व में भी नहीं रखते, तो वो थोड़ी जो थी हैरानकुन चीज थी कि एक प्लेयर ऐसा जिसको आप साथ लेके जा रहे हैं, इतना एडवोकेट कर रहे हैं। इवन रमीज राजा जो थे उन्होंने भी एक प्रोग्राम में आकर ये कहा था सिलेक्शन के बाद और उनके चेयरमैन बनने के बाद कि वो आजम खान की फिटनेस के जरूर मसाइल है लेकिन उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसी का भी नहीं है, उन्होंने तो ये चीज कह दी थी। तो ये चीज अब उन्होंने कही थी, इसका उस वक्त ये लग रहा था कि आजम खान जो नेशनल T20 से पहले तक तो बिल्कुल टीम का पार्ट थे, लेकिन उन पर इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि फिर नेशनल T20 में भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, लेकिन उनका एकदम से रिजर्व से भी बाहर हो जाना, क्योंकि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जब एक प्लेयर बाहर होता है मेन टीम से तो रिजर्व में जाता है, ठीक है, रिजर्व में जाता है, उसके बाद शायद वो बाहर कर दिया जाता है।
लेकिन आजम तो बिल्कुल ही बाहर चले गए। और जब सिलेक्शन की बारी आई, शोएब मकसूद बाहर हुए, तब ना रिजर्व से प्लेयर लिया गया और शोएब मलिक को डायरेक्ट एंट्री दे दी गई। वहां पर भी बिल्कुल जो है कंसिडर नहीं किया गया आजम खान को, तो वो मेरे लिए थोड़ी कंसर्निंग बात थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये आपने स्टैट्स बिल्कुल ठीक बताया। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आजम खान स्पिनर्स को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनके अगेंस्ट बिल्कुल। उनका स्टैट्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। खैर, कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, अब तक की जो सिचुएशन है, इंग्लैंड ने अब अपनी सेमीफाइनल के लिए जगह सिक्योर कर ली है, वो पहली टीम बने जो कि आगे पहुंच गए। कल पाकिस्तान का मैच है नामीबिया के साथ, और ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अनचेंज्ड है, इसलिए कि पाकिस्तान कल किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो मैच जीत के अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं। तो आप समझते हैं कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं है? देखिए, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। मैं वो इसलिए कहूँगा क्योंकि होता नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा था पहले कि हम लोग वो सारे प्लेयर्स को टेस्ट कर देते थे जो कि गए होते थे हमारे साथ। हाँ। क्योंकि देखें, वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर वो साथ गए हुए हैं, वो टीम का उतना ही पार्ट है जितने खेलने वाले भी हैं, इवन रिजर्व्स भी उतना ही पार्ट है। तो आपको कोई खास जरूरत नहीं है कि आप टिंकर करें अपने प्लेइंग 11 के साथ जो कि जीतता आ रहा है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके जब एक दो प्लेयर्स को चांस आप बीच में से जो नहीं देते हैं, क्योंकि देखें हर प्लेयर को इतनी बॉल्स अभी तक मिली नहीं है। रिजवान और बाबर की बात करें, पहला मैच तो खैर उन्होंने खत्म कर दिया, हाँ। उसके बाद फखर जमान का थोड़ा सा एक डिप था, लेकिन उन्होंने आखिरी मैच में रन्स किए। अगर हम हफीज की बात करें, दोनों मैचेस में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। कॉन्फिडेंस की कमी तो उनको भी है। देखें, अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि आप कहें कि ये बहुत ज्यादा जो है वो बॉल्स खेल के आ रहा है या जिसको जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस की। हाँ, कुछ ऐसा चेंज देखने में आ रहा था कि हैदर अली को शायद जो है वो चांस दे दिया जाता, क्योंकि वो 12 का हिस्सा थे इंडिया के मैच में भी, लेकिन 11 का पार्ट नहीं बन सके थे। लेकिन अभी पाकिस्तान देखें, इस मैच में अगर पाकिस्तान इसको जीतता है, फिर अगला मैच जीतता है, पाकिस्तान आज से पहले अपने पहले 4 मैचेस किसी T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीता। तो पहली दफा ये होगा कि पाकिस्तान 4 मैचेस जीतता है, और फिर आज तक कोई टीम अनडिफीटेड वर्ल्ड कप नहीं जीती T20 वर्ल्ड कप का। तो पाकिस्तान के पास ये भी बड़ा अच्छा चांस है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो ऑलरेडी उनकी 5 विन्स हो गई होंगी, सेमीफाइनल जीता तो 6 विन्स हो जाएंगी। 6 विन्स भी पाकिस्तान की ना 2007 के वर्ल्ड कप में ना 2009 के वर्ल्ड कप में थी। वो दो ऐसे वर्ल्ड कप थे जिसमें पाकिस्तान 5-5 मैच जीता था। तो ये तो एक ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान के पास चांस है कि वो कुछ 2-3 ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो पहले पाकिस्तान से हम नहीं देखते। फिर चेजिंग में भी पाकिस्तान 4 मैच आज तक नहीं जीता, 3 ऑलरेडी जीत चुका है हाँ। एक वर्ल्ड कप में। तो वो भी एक ऐसा रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान शायद 4 मैचेस चेजिंग करता हुआ जीत जाए। पिछले 2 एडिशन में तो पाकिस्तान चेज करता हुआ एक मैच भी नहीं जीता था। हाँ, तो काफी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो पाकिस्तान की अभी नजर में हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि फरीद ये जो टॉस है इन विकेटों पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज इंग्लैंड ने इसको भी गलत साबित किया, इंग्लैंड डिफेंड करते हुए जीत भी गया। तो पाकिस्तान भी इस चीज़ से बिल्कुल आ रही होगा, रिलैक्स होगा कि टॉस का कोई मसला नहीं है, प्रोफेशनल टीम है, हम जीत जाएंगे। देखिए ज़ुखरुफ भाई, वही बात आती है कि अगर टॉस पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है तो फिर इतना तैयारी करने का और इतने मैचेस खेलने का क्या फायदा। आप सिर्फ टॉस करवाएं और फिर मैच वहीं पर खत्म कर दें कि ये टीम तो टॉस हार गई है तो इसने मैच भी नहीं जीतना। खैर, इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो शारजा एक ऐसा वेन्यू है जिसपे ये छठा सुपर 12 का मैच था। 3 मैचेस ऐसे हैं जो कि डिफेंड हुए हैं, 3 चेज हुए हैं। तो शारजा जो है वो एक ऐसी ग्राउंड है जहां पर टीम्स डिफेंड कर रही हैं। अफगानिस्तान का मैच अगरचे स्कॉटलैंड के साथ था, उन्होंने स्कोर इतना बड़ा कर दिया था कि उन्होंने वो डिफेंड कर लिया, लेकिन वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ भी डिफेंड किया और आज इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ भी डिफेंड किया। 3 ऐसे मैचेस हैं जिसमें डिफेंड नहीं हो सका। हमने देखा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच भी ऐसा था जिसमें न्यूजीलैंड डिफेंड नहीं कर सका पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम दुबई की बात करें, दुबई एक ऐसा वेन्यू है जहां पर 7 मैचेस हुए हैं और सातों के सातों चेज हुए हैं। वो एक ऐसा वेन्यू है अभी सुपर 12 में जहां पर कोई मैच नहीं अभी तक जो है वो डिफेंड हुआ, और अबू धाबी में 4 मैचेस हुए हैं और 1 डिफेंड हुआ है सिर्फ। तो वो भी एक ऐसी वेन्यू है जहां पर डिफेंड करना अभी टीम्स के लिए मुश्किल है। उसमें आपने ये कल पाकिस्तान का जो फरीद नामीबिया से मैच है वो अबू धाबी में है, और आपने रिसेंट पीएसएल में भी देखा होगा कि उसमें भी टॉस बड़ी अहमियत का हामिल रहा। जो टीम टॉस जीती थी वो तकरीबन मैचेस भी जीत जाती थी। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वहाँ शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो। वो इसलिए भी देखिए, आपने ये चीज देखनी है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो अपना टोटल सेट नहीं कर पा रही है। अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं, आज 47 पे 3 आउट थे उनके 10 ओवरों में। कल इंडिया की भी ये सिचुएशन थी। अगर आप उसी पेस से जाएंगे, उसी तरह खेलते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, ऑल आउट नहीं जाते, तो आप 20 ओवर खेल के भी उतना टोटल नहीं बना पाते जो कि आप डिफेंड कर सकें। तो फायदा क्या आपका 20 ओवर खेलने का? आप फिर 17 ओवर्स में आउट हो जाए, एटलीस्ट आप इंटेंट तो शो करें। इंग्लैंड ने आज इंटेंट शो की, 116 रन उन्होंने आखिरी 10 ओवरों में किए हैं। जॉस बटलर ने आज सेंचुरी स्कोर किया है, पहला 50-45 गेंदों पे, अगला 50-22 गेंदों पे, यानी कि 67 बॉल्स में उनकी सेंचुरी आई है। उन्होंने अपनी जो अप्रोच है वो चेंज नहीं की। उन्होंने बॉलर्स भी पिक किए हैं जिनको उन्होंने हिट करना है। स्पिनर्स के अगेंस्ट उनके 24 गेंदों में 12 स्कोर था, जबकि पेसर्स के अगेंस्ट वो बिल्कुल ही ऑल आउट गए हैं। तो आपने ये चीज भी देखनी कि आपके प्लेयर्स जो हैं उनकी अप्रोच क्या है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा टोटल सेट ही नहीं कर पा रहे फर्स्ट इनिंग्स में, फिर आपका ब्लेम करना भी गलत है बॉलर्स को कि वो जो है वो टारगेट डिफेंड नहीं कर रहे। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है। 15 ये कल के मैच में भी हमने देखा कि हम इंडिया के बॉलर्स को तो कुछ नहीं कह सकते ना। अगर आपने स्कोर बोर्ड पे 180, 190 या इवन 150, 60 भी लगाया हो तो फिर आप बॉलर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है आपको यार 4-5 तो आउट करें। अब आप 110 या 115 बना रहे हैं
फिर तो ये बॉलर्स के साथ भी बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। अच्छा फरीद, एक चीज़ जो साउथ एशिया में बड़ी कॉमन है वो ये है कि पाकिस्तान मैच हार जाए तो हर किस्म की गलती, हर किस्म की बुराई हमें प्लेयर्स में नज़र आती है। एंड सेम गोज़ फॉर हिंदुस्तान, वो थोड़े हमारे से भी आप कह लें कि 10-15 हाथ आगे हैं। आप नहीं समझते कि ये प्लेयर्स के साथ भी और सुपरस्टार्स के साथ भी ज्यादती है कि हम उनको 1 और 2 मैचेस के बाद जज करना शुरू कर देते हैं? देखें, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। इंडिया की हम स्पेशली बात करें तो 2012 के बाद पहली दफा शायद एक ऐसा आईसीसी का इवेंट है जिसके वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये अगर इस तरह कंसिस्टेंट एक टीम परफॉर्म करती आ रही है तो यही प्लेयर्स थे। इनका जो आप कह लें कि मेजरली आई गेस 50-60% ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो मोर और लेस सारे इवेंट्स खेले हैं। अगर लास्ट हम 2019 की बात करें उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हमें नहीं नजर आ रहे, जिसमें एक महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसी मिसाल है। उसके अलावा तो मेजरली वही प्लेयर्स हैं। रोहित शर्मा भी वही है, बुमराह भी वही है, विराट कोहली भी वही है, केएल राहुल भी काफी अर्से टीम के साथ हैं। इवन अगर आप ऋषभ पंत की बात करें वो भी आप पांड्या की बात करें, मतलब काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पास्ट में परफॉर्म करके सीरीज और इवन वर्ल्ड कप इवेंट्स में क्लोज लेकर आए हैं। हाँ जी, श्रीलंका जो है, सॉरी इंडिया जो है वो अब तक आईपीएल के बाद से कोई टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो अभी कंसर्न जो आ रहा है इंडिया की आवाम को भैया आ रहा है कि आईपीएल ने माइंडसेट जो है वो प्लेयर्स का चेंज कर दिया है। मनी जो है वो पहले फॉरमोस्ट बन गई है उनकी प्रायोरिटी और चली गई परफॉर्मेंस पीछे। फिर आईपीएल का स्केड्यूल ऑलरेडी इतना टाइट था, आपने 2 टीम्स ऐड कर दी, तो 70 आप मैचेस खेल रहे हैं, 2.5-3 महीने आप आईपीएल ही खेलते रहेंगे तो क्या फोकस है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट पर, बाकी जो आपके मैचेस हैं उन पे। तो इस तरह की चीजें जो है वो हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन आपको देखना ये भी है कि यही प्लेयर्स जो थे उन्होंने पास्ट में परफॉर्म करके दिया है। लेकिन वही बात है कि हम लोग जो हैं स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले ये बहुत बेसब्रे जिनको आप लोग कहते हैं वो है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, अदरवाइज पाकिस्तान और इंडिया का ऑलमोस्ट सेम ही मतलब हाल है। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा तो 6 गुना आपको उनसे ज्यादा बैकलैश भी नजर आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं मतलब सवाल करने का सिर्फ मकसद ये था कि देखें ये प्लेयर्स भी सारा साल खेलते हैं और ये तो कहीं किसी किताब में या कोई पत्थर पे लकीर तो है नहीं कि इंडिया ने साल में 10 मैच खेलने हैं तो वो 10 के 10 जीतेंगे, या उन्होंने अगर जो इवेंट खेलने आईसीसी का बड़ा वो सारे वही जीतेंगे। तो कहीं पे कोई बैकलैश आ सकता है। कोहली भी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रोबोट है कि बटन दबा देंगे तो वो हर मैचेस में परफॉर्म करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनकी आबादी जो कि 1.5 अरब है तो उसमें हमें फिर रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा फरीद, ये जो आप ख़ुद भी बहुत अच्छे से डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हैं, डिजिटल मीडिया का इसमें कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है? चूँकि हम इतने अजीबो गरीब हैशटैग्स देखते हैं, कभी कभी तो मेरा सच्ची बात है एज अ क्रिकेट फैन भी दिल दुखता है कि क्यों हम इस तरह का रिएक्शन देते हैं। ये उनको अल्टीमेटली प्लेयर्स हैं लेकिन हैं तो इंसान। तो डिजिटल मीडिया का रोल कैसा देख रहे हैं स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में? देखिए, डिजिटल मीडिया ने जो है वो प्लेयर्स और फैंस को बहुत करीब कर दिया एक दूसरे से। अब इसके दोनों पहलू हैं। करीब करके जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको मतलब प्रेज भी किया जाता है, लेकिन जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो उतनी उनके साथ वो गाली गलोच भी होती है और उनको बुरा भला भी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है एक प्लेयर एट द एंड ऑफ द डे है इंसान, उसने भी अपना फेसबुक, ट्विटर वो सब चीजें खोल के मोबाइल पे देखना है। और जब बहुत ज्यादा उस पर ट्रोलिंग हो रही है, बैशिंग हो रही है, कुछ ना कुछ जवाब वो देगा, नहीं तो उसके जो मेंटल जो उसकी एक अप्रोच है मैच को लेकर वो अफेक्ट हो सकती है। उसकी जो डेली लाइफ है, आपको नहीं पता वो किस चीज से ऑलरेडी गुजर रहा है, उसको और बैश और ट्रोल किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लेयर सोशल मीडिया देखते ही नहीं है और वो आम इंसान ही है, तो ये भी नहीं कर सकते हर वक्त मोबाइल ऑफ करके जो है वो बैठ जाए। तो ये चीज भी हमने देखनी कि फुटबॉल में भी ऐसा होता है। वो तो रेसिज्म के जुमरे में आ जाती है चीज, क्योंकि वो ब्रिटिश जो है वो वहां पर फुटबॉल जब खेलते हैं लोग, वहां पर ऐसा हमने देखने में आता है। लेकिन यहाँ पर खैर रेसिज्म नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने जो तर्ज के ट्रोलिंग और बैशिंग कर रहे हैं, तो एक जो है उसकी लिमिट होनी चाहिए ऑब्वियसली। और जो प्लेयर्स हैं उनको भी आप मना नहीं कर सकते सोशल मीडिया ना देखने से या यूज करने से, और फैंस जो हैं उनको भी आप मना नहीं कर सकते। जिसके पास फोन है उसने तो अप्रोच करके प्लेयर को टैग करके कुछ भी लिख देना है। और ये तो मेरा ख्याल है एक किस्म की फरीद आप कह लें कि थोड़ी सी आप ना मेंटल ईज भी आपको मिलता है। जाहिर है इस कोविड सिचुएशन की वजह से प्लेयर्स जो हैं वो टूर्स पे अकेले जाते हैं, उनकी फैमिलीज भी साथ नहीं होती, स्ट्रेस वाला माहौल भी होता है। बड़े मैचेस हैं, अगर आपको मैच हार जाएं तो मीडिया भी और फैंस भी आपको बहुत ज़्यादा बैश आउट करते हैं। तो ये एक किस्म की रिलैक्सेशन भी होती है। ये तो अब बहुत अरसे बाद पाकिस्तान टीम को मौका मिला कि वो प्लेयर्स जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ गए हैं। आप देख रहे हैं पूल सेशंस इकट्ठे हो रहे हैं, किसी के बच्चे की बर्थडे हो रही है वो सेलिब्रेट हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव इंटेंट है टूवर्ड्स फैमिली या टूवर्ड्स क्रिकेट कि आप थोड़ा कम से कम आपको रिलैक्स होने का टाइम मिल रहा है। अदरवाइज 4-4, 5-5 महीने ये अपने घरों से बाहर रहते हैं, तो जाहिर है हमें थोड़ा सा इनका भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा फरीद, वेस्ट इंडीज़ की टीम को जब उन्होंने ये वर्ल्ड कप का आगाज़ किया तो हर बंदा ये कह रहा था कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है। 2 टाइटल ये जीते हुए हैं और जितने भी इनके पास प्लेयर्स हैं, इनकी अभी स्क्वाड में सारे सुपरस्टार
सुपरस्टार्स हैं। कहाँ पे आपको कमी लगी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम उस तरह से अभी तक हमें दिखाई नहीं दी जो जितना उनके अंदर स्पार्क है? देखिए वेस्ट इंडीज ने तो असल में क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की पहले ही बहुत ज्यादा थी, दो वो T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हुए थे और उनसे एक्सपेक्टेशन इस वर्ल्ड कप में भी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि देखें ये ना कहें आपके उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हैं कुछ, वो जो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं वो भी एक श्रीलंका में और एक इंडिया में जीते हैं, तो कंडीशंस काफी सिमिलर थी अभी भी यूएई के अंदर से। हम ये नहीं कह सकते कि वो फास्ट ट्रैक पिचेस पर या वो जो है वो नॉन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस पर परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन कैप्टनसी जो है मैं बात करूंगा 2016 में जहां तक मुझे याद है डैरेन सैमी सारे टॉसेस जीते थे। तो एक ये बहुत जरूरी थी चीज देखने में कि यार उनको अपनी पसंद की जो थी वो स्ट्रेटेजी के मुताबिक बैटिंग बॉलिंग जो भी करना चाहते थे वो कर रहे थे और वो फाइनल में ही वाज वेरी क्लोज टू बी नॉकड आउट। वो तो जो एक ब्रैथवेट की इनिंग्स थी वो जीत गए उसमें वर्ल्ड कप में। उसके अलावा जो 2012 का फाइनल था उसमें भी आपने देखा है कि एक मार्लन सैमुअल्स की बहुत अच्छी इनिंग्स थी जिसमें श्रीलंका को उन्होंने शिकस्त दी थी। तो इस दफा भी जो है मोरलेस आप देखिए उनके प्लेयर्स जो हैं 30+ हैं मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, उन्होंने कोई 9-10 प्लेयर्स तो 2012 और 16 दोनों वर्ल्ड कप से रिटेन किए हैं, जिसमें अभी रवि रामपाल की भी वापसी हुई है, होल्डर अभी वापस आ गए हैं, कुछ और प्लेयर्स भी थे जिनको अगर वो ले लेते तो शायद पूरी की पूरी टीम आपको वही नजर आती जो कि उनकी 2016 में भी थी। तो एक टाइम लिमिट होती है, आप कह लें स्पैन होता है हर प्लेयर का परफॉर्म करने का टॉप लेवल पे और उससे उतनी एक्सपेक्टेशंस ही रखनी चाहिए। और ये लोग कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट ये तो पिछले 2 साल से फिर इकट्ठा खेलना शुरू हुए हैं, अगर आप 2019 से पीछे जाएं तो ये लोग तो इकट्ठी क्रिकेट भी नहीं खेलते थे, कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज, बोर्ड के मसले, सारी चीजें साथ होती थी। अब तो ये फिर जो है हमें नजर आते हैं एक साथ खेलते हुए, लेकिन वही बात है कि एक लिमिट होती है, एक मियाद होती है हर प्लेयर की, और 35 से ऊपर 36 से ऊपर जब एक प्लेयर हो जाता है वो एक 2 मैच या 3 मैच में आपको नजर आता है परफॉर्म करता हुआ। फिर इनके कोई बैटिंग ऑर्डर्स के अपने मसाइल हैं, ब्रावो नंबर 7 बल्कि नंबर 8-9 पे बैटिंग कर रहे हैं, कभी चेस के ऊपर भेज देंगे, कभी लैंडन सिमंस से ओपनिंग करा रहे हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और भी बहुत चीजें ऐसी हैं जिनमें ये लैग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुदस्सिर अभी हम एक ब्रेक ले लें अगर, और उसके बाद फिर हम जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं टेलीफोन पे उनको भी हम शामिल कर लेंगे। फरीद आपने जाना कहीं नहीं, आप हमारे साथ ही रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, इसको हम जारी रखेंगे और कुछ चीज़ें मेरे जहन में और भी हैं वो भी हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे हमारे साथ। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़रीद तो हमारे साथ हैं ही, अभी हमारे दूसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और फ़रीद ने आप देखें कि कितने ज़बरदस्त तरीके से सारे एनालिसिस बयान किए कि कौन सी टीम क्यों पीछे रह गई। वेस्ट इंडीज़ का हमने पूछा, वो बयान किया। फिर डिजिटल मीडिया की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि डिजिटल मीडिया की वजह से ही आजकल बहुत ज़्यादा हाइप भी है। अब हम तो कहते थे ना कि एक रात में हीरो बन गए, एक रात में ज़ीरो बन गए। डिजिटल मीडिया जब से चढ़ा है तो बस एक हैशटैग लगाने की देर है, उसी में आप हीरो भी बन जाते हैं और उसी में आप ज़ीरो भी बन जाते हैं। तो ये डिजिटल मीडिया की बड़ा कमाल भी है। हाँ, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो नेगेटिव भी हैं, जो नहीं होने चाहिए, जिस तरह फरीद ने भी डिस्कस किए, और कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, जो प्लेयर्स को भी रिलैक्स रखती हैं। और अल्टीमेटली इन द एंड वो हैं तो इंसान ही, तो हमें उनको इंसान भी समझना चाहिए। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और आवाज़ सुनी जा रही है, प्लेयर्स को प्लेयर्स ही समझें, उनको इंसान भी समझें, थोड़ा सा उनका भी ख्याल करें कि अगर कहीं भी किसी भी मुल्क के किसी भी प्लेयर की कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है तो खुदारा उसको उस लेवल का क्रिटिसाइज़ ना करें कि आप समझें कि शायद वो इंसान ही नहीं है और वो पैदा ही जीतने के लिए हुआ है, वो हार नहीं सकता। क्योंकि हारना ज़िंदगी में भी और किसी मैदान में भी इसलिए ज़रूरी है कि हार के आगे जीत है। जब आप हारेंगे नहीं तो आपको जीतना भी नहीं आएगा, अगर आप जीतते रहेंगे तो सिलसिला उस तरह से भी नहीं चलेगा। तो फरीद हमारे साथ हैं, हम शामिल करते हैं शाह फैसल को भी, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आप इनकी ट्वीट्स देखते होंगे। शाह फैसल अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम ज़ुखरुफ, आपको भी और तमाम देखने वालों को। जी वालेकुम अस्सलाम। दूसरे साथ स्काइप पे हमारे साथ हैं जी फरीद, और फरीद बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा शाह फैसल, सबसे पहले तो ये बताएं कि कायद आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो कैसी चल रही है? कुछ नए निखरते हुए कोई प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं? मैचेस तो चलें सारे ड्रॉ हो गए हैं, लेकिन कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस नज़र आई उसमें आपको? जी ज़ुखरुफ, काफ़ी इनकरेजिंग साइंस है इस हिसाब से। अगर आप देखा जाए कि यंग टैलेंट के लिए तो अच्छे जो है नौजवान बैट्समैन खासतौर पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली थी। उसके अलावा जो पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए जिन लड़कों को बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जरूरत थी, बॉलर्स को लंबे बॉलिंग की जरूरत थी, उनमें मूसा खान वगैरह, तो उनकी भी बड़ी इंकरेजिंग परफॉर्मेंस सामने आई है। लेकिन बैट्समैनों में मैं पाकिस्तान अंडर 19 के मोहम्मद हुरैरा, उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी अपने दूसरे ही मैच में मुकम्मल की, और मुबस्सिर खान हैं जो
उन्होंने भी अपनी दूसरी कैरियर की सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की। पिछले साल उन्होंने भी डेब्यू पे सेंचुरी की थी, तो उन दोनों के लिए अच्छा आगाज है। तैयब ताहिर जो नेशनल टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आए थे, उन्होंने जो है वो डबल सेंचुरी बनाई अपनी करियर की पहली सेंचुरी। तो ये वो नए नाम हैं। इसके अलावा पुराने और आजमूदा कार जो नाम है, साजिदा फरहान हो गए, फैजान रियाज ने डबल सेंचुरी की, फैजान रियाज ने डबल सेंचुरी और सेंचुरी की, बैक टू बैक उनकी 2 सेंचुरी हैं, जिनमें एक डबल सेंचुरी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह फैसल, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट का मौसम जोरों शोर से चल रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड कप है उसने सब चीज़ों को पे पर्दा डाला हुआ है और सब जगह पे जो हाइप है वो वर्ल्ड कप की है। इंग्लैंड की टीम आज मैच जीत गई है और उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। तो अभी तक ये वर्ल्ड कप आपको कैसा लगा, किस तरह आपने देखा, टीम्स की परफॉर्मेंसेज आपको ठीक लगी? और फिर हम बात करेंगे आगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की। ओवरऑल वर्ल्ड कप तो जो है वो काफी बीच में एक्साइटिंग मैचेस हुए, कुछ डल मैचेस हुए, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फील गुड फैक्टर है वो इतना ज्यादा है। जिस तरह आपने कहा, और मैं यहाँ लाहौर में हूँ, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक एक्साइटमेंट है और धूम है। और लेकिन जो दूसरा ग्रुप है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मैच आज इंग्लैंड श्रीलंका का काफी टाइट एक मैच हो रहा था, उस ग्रुप में अभी भी सिचुएशन वाजे नहीं है कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। तो क्रिकेटिंग लिहाज से भी एक बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान की होम टीम जो हमारी फेवरेट टीम है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कभी आप इंडियन किसी शायकीन से पूछेंगे तो शायद उन्हें अच्छा ना लग रहा हो। कोई ये भी कह रहे हैं कि जी सारे मैचेस टॉस पे डिसाइड हो रहे हैं। आज हालांकि इंग्लैंड ने उस ट्रेंड को जो है वो रिवर्स किया है, बिल्कुल, लेकिन ये है कि ओवरऑल एज ए स्पेक्टिकल एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहे फरीद। एक चीज़ और अभी हमने इसी वर्ल्ड कप में देखी, जो कि बड़े टूर्नामेंट्स में थोड़ी रेयर हमें नज़र आती है, कि असगर अफगान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और नो डाउट उनकी अफगानिस्तान के लिए बहुत खिदमात हैं, कप्तान भी रहे अफगानिस्तान के। बहुत सारे क्रिकेटर्स ने ट्वीट्स की कि ये हमारे मेंटोर भी रहे, क्रिकेटर्स को बहुत सिखाया भी। लेकिन टूर्नामेंट के दरमियान में रिटायरमेंट ले लेना, आप समझते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जेस्चर नहीं था, या ये कोई इतना अच्छा मस्बत इम्पैक्ट नहीं डालेगा अफगानिस्तान पे? अफगानिस्तान के प्लेयर्स के पास भी नहीं है। इवन मोहम्मद नबी से भी पूछा गया था, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवीन उल हक से भी पूछा गया, वो लोग भी जो थे वो क्लियर नहीं थे कि ये डिसीजन लिया क्यों गया। असगर अफगान का स्टेटमेंट यह आया था कि पाकिस्तान के जो मैच था उसके हार के बाद वो दिल बर्दाश्ता हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट जो है वो खेलना बंद कर दिया, ये डिसाइड कर लिया कि वो अब आगे नहीं खेलेंगे। उसके बाद वो एक मैच खेले जिसमें उन्होंने 31 स्कोर किया और उनका आखिरी मैच था जो वो जीते भी नामीबिया के अगेंस्ट। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि देखें उनकी टीम में जहां वो जीत रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह है। पहले स्क्वाड सिलेक्शन जब वर्ल्ड कप के लिए आई तो राशिद खान जो उनके कप्तान थे वो जो है स्टेप डाउन कर गए, उन्होंने कहा मैं सिर्फ एज अ प्लेयर खेलूंगा। मोहम्मद नबी को कप्तान बनाया गया। फिर असगर अफगान पे क्रिटिसिज्म आता रहा स्ट्राइक रेट के हवाले से, और अंडर परफॉर्म करते हैं एज अ मेन प्लेयर वो, और उनको T20 प्लेयर उस तरह से समझा नहीं जाता। तो मुझे जो लग रहा है वो ये भी हो सकता है कि शायद उनसे ये बात की गई थी कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट मैचेस जो हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के मैचेस, और शायद सेमीफाइनल अगर अफगानिस्तान क्वालिफाई करता है तो असगर अफगान को शायद उसका हिस्सा ना बनाया जाए। तो वो रिस्पेक्टफुली जो है शायद रिटायर होना चाहते थे, उन्होंने इस चीज को एज अ रीजन बनाया जो पाकिस्तान की हार थी। क्योंकि देखिए आगे अभी अफगानिस्तान बाहर नहीं हुआ टूर्नामेंट से। अगर अफगानिस्तान बाहर हो जाता टूर्नामेंट से और डेड रबर्स होते अगले मैचेस, तो असगर ये कह सकते थे कि डेड रबर्स है, मैं रिटायर होता हूँ, मैं नए प्लेयर्स को चांस देता हूँ। अभी टीम में उनके पास जो है वो उस्मान गनी मौजूद है, हशमतुल्लाह शाहिदी मौजूद है, और रिजर्व प्लेयर्स हैं उनके, जो अब एक रिजर्व प्लेयर शायद आएगा भी असगर की जगह पर। तो ये डेड रबर्स की जो सूरत हाल में जो है ये लगता है डिसीजन जस्टिफाइड। लेकिन कहीं पर भी जहाँ टीम जो है अभी पार्ट है टूर्नामेंट का, आप जो है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे, और आगे आपकी जरूरत भी पड़ सकती है, एक्सपीरियंस्ड है आप, और कोई इंजरी भी हो सकती है अफगानिस्तान को कहीं पर भी, तो ये थोड़ा शॉकिंग डिसीजन था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह फैसल, ये बताएं कि हमने माजी में भी बड़े प्लेयर्स को रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए सुना है, देखा भी है। वो टूर्नामेंट के बीच में रिटायरमेंट का ऐलान ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये टूर्नामेंट हमारा आखिरी टूर्नामेंट है, इसके बाद हम इस तर्ज की क्रिकेट से या किसी भी तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। तो आप समझते हैं कि एक हार के बाद, पाकिस्तान वाली जो हार है उसके बाद इतना बड़ा डिसीजन ले लेना कि बिल्कुल ही दरमियान में आके उन्होंने कहा कि जी मैं क्रिकेट को खैराबाद कह रहा हूँ? यहाँ ज़ुखरुफ फरीद ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं यहाँ जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई वो ट्रांसलेटर जो उनके मैनेजर थे उनकी वजह से, क्योंकि आपको पता फिर तो मेरी मदर टंग है। तो जो मेन उन्होंने रीजंस बताई
उसमें से मेन एक उन्होंने ये कहा कि वो एक तो यंगस्टर्स को चांस देना चाहते हैं, दूसरा उन्होंने कहा कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं पब्लिकली बता ही नहीं सकता। तो वो यकीनन जो जिन चीजों का फरीद ने आता कि शायद उनकी तरफ ज्यादा इशारा जाता हो, तो शायद ये उनके बस में फैसला था ही नहीं। और पाकिस्तान के कभी उन्होंने मेंशन किया तो उन्होंने 3 वजूहात मेंशन की, लेकिन ज्यादा प्रेस में इस चीज को जो है हाईलाइट किया गया कि शायद पाकिस्तान से टीम हारी है तो इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन उनके अंदर खाना जो है वो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, जिसको देखते हुए, जिसका उन्होंने कहा भी कि वो पब्लिकली वो उसका जिक्र नहीं कर सकते, जो उनके मैनेजर साहब ने उसको ट्रांसलेट नहीं किया, तो इस वजह से वो बात उनकी जो है वो पब्लिक नहीं हुई उस तरह से। लेकिन आपकी बात सही है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हमेशा अनाउंसमेंट अगर बीच में भी कर दें तो वो आखिर तक जाते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं। लेकिन अफगान क्रिकेट में पिछले कुछ अरसे से काफी अपहीवल रहा है और राशिद खान अच्छा, हमने इस वर्ल्ड कप से पहले नायब कप्तान थे। आप दोनों से सवाल है, इस वर्ल्ड कप से पहले हमने देखा कि जो का भी हिस्सा है, तो आपको पता है जहाँ ढेर सारे कप्तान हो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चपकलश जरूर चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं इसी जवाब के बाद एक सवाल और मेरे जहन में आया कि फरीद और भी बहुत सी टीम है, यानी अफगानिस्तान का प्रॉब्लम रहा, वेस्ट इंडीज़ का प्रॉब्लम हमें नज़र आया, इसके बाद हमें साउथ अफ्रीका का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम नज़र आया, यानी इस वर्ल्ड कप तक में क्विंटन डिकॉक को फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो आप समझते हैं फरीद कि ये भी प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे लूज हो जाती है और मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है और वो क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पाते? जिन टीम्स के आपने नाम लिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, उनके तो तीनों के बोर्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। आपको पता है कभी प्लेयर डोमिनेट कर जाता है, कभी बोर्ड डोमिनेट कर जाता है और कोई ना कोई डिसीजन जो है वो इस तरह यूनिलैटरल आ जाता है, बायलैटरल डिसीजन नहीं आता बोर्ड प्लेयर्स की। बात जो थी वो ये थी कि इस टूर्नामेंट से पहले यहाँ हमेशा अब से जब से BLM मूवमेंट को जो है वो लाया गया सरफेस के ऊपर, ये होता था कि ये प्लेयर्स की जो है वो अपनी मर्जी है कि वो उस पर नील डाउन करना चाहती हैं, नी लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। जब इस चीज को मैंडेटरी बनाया गया तो क्विंटन डिकॉक का ये कहना था कि इस चीज को मैच से और स्पोर्ट्स से डिफरेंट रखा जाए, अलग रखा जाए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में मिक्स ना किया जाए। और उनको ये लग रहा था कि उनकी टीम में खैर एज अ पर्सन वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिसकी वजह से उनको नी लेना पड़े, ठीक है। उनकी बात तो ये थी। हमने अब देखा है कि जो हमने पहले भी डिसीजन देखी है, फाफ डू प्लेसी का ना होना, इमरान ताहिर का ना होना, और फिर उनके सोशल मीडिया मैनेजर ने तो एक आपको पता है वो पोस्ट भी कर दी थी इंस्टा पे, जहां पर उन्होंने सिर्फ जो है वो इंगिडी को जो है वो अप्रिशिएट किया था और इमरान ताहिर और फाफ डू प्लेसी जो कि रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर चुके, अभी पार्ट है साउथ अफ्रीका का, उनको विश ही नहीं किया था। तो डेल स्टेन ने भी बड़ी नाराजगी का इजहार किया था इस पे। हाँ जी, IPL जब जीते थे डेल स्टेन ने काफी जो है वो नाराजगी का इजहार किया था उस चीज पर कि ये किस तरह किया जा सकता है। तो उनके वहां पर अपने इश्यूज हैं, उनका कोई कोटा सिस्टम भी है जहां पर वो व्हाइट और ब्लैक प्लेयर जो है वो कुछ एक लिमिट के तहत खेल सकते हैं, तो उनका वहां पर भी एक कोई इशू चल रहा है। तो काफी इश्यूज इस तरह है। वेस्ट इंडीज का अपना इशू था, आपसे पहले मैंने आपको बताया 2 साल पहले जितने भी उनके टूर्नामेंट्स होते थे उसमें तो ये प्लेयर्स इकट्ठे हमें नजर नहीं आते थे बायलैटरल सीरीज में, सिर्फ ये टूर्नामेंट्स खेलते थे। अब क्रिस गेल जो है उनके वो हर वर्ल्ड कप का पार्ट है, 7 T20 वर्ल्ड कप खेली हैं, आप उसके दौरान देखें वो बायलैटरल सीरीज कितनी खेली हैं, ये देखें आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके प्लेयर्स आपस में कितना खेलते हैं कितना नहीं खेलते। तो और अफगानिस्तान का भी आप देख लें, उनका कैप्टन जो है मेरे ख्याल से पिछले 1 साल के अंदर 4-5 कप्तान बदल चुके हैं। गुलबुद्दीन नायब 2019 में कप्तान, राशिद खान दोबारा आए, राशिद खान 3 फॉर्मेट्स के बने, फिर 1 फॉर्मेट के, फिर रहमत शाह, फिर मोहम्मद नबी, फिर असगर अफगान दोबारा आए। तो ये तो मुझे नहीं पता उनका सर्कस जो चल रहा है, कोई बोर्ड चेंज होता है या चेयरमैन चेंज होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फरीद थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। शाह फैसल थैंक यू सो मच, आप दोबारा भी आप मोजिद मेहमानों को हम तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप लोगों से गुफ्तगू रही और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ताजीन मार्केटिंग के ताउन से। ताजीन मार्केटिंग की टीम अपने क्लाइंट्स की मेहनत की कमाई का एहसास करती है और इन्हें महफूज प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करवाते हैं और इनके सरमाए पर मुनाफा यकीनी बनाते हैं। ताजीन को एहसास है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का और हमें भी एहसास है। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कभी मैं उस कोने से बरामद होता हूँ, कभी मैं इस कोने से बरामद होता हूँ। ये इतना अच्छा इतना बड़ा सेट है तो हम इस पर 1 टिप क्रिकेट तो बहुत ही अच्छी खेल सकते हैं। यानी ये हमारे जिप वाले भाई आपको दिखाएंगे। ये सामने देखें 2 स्टंप्स हमने रखी हुई हैं,
इसके अलावा ये एक लेफ़्ट राइट दोनों पे है। तो हमारे पास ये हमारा हेलमेट है, आगे बॉल है, 2 बैट पड़े हुए हैं रनिंग के लिए। हमने सारा बंदोबस्त किया हुआ है, प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ है। और ये जितना भी ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस पे हम बड़े आराम से भाग सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। खैर जी, पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम ने आज बड़ी ज़बरदस्त भरपूर प्रैक्टिस की है। मौसम बहुत अच्छा है और क्रिकेट का मौसम तब बेहतर से बेहतरीन हो जाता है जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, बैक टू बैक मैचेस जीत रही होती है। तो मेरा ख्याल है ये हमारी टीम के लिए क्रिकेट का मौसम बहुत अच्छा है। इन्होंने उस हैवी क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर हावी नहीं किया, बल्कि उसका जवाब थ्रू पॉजिटिविटी दिया। सो जी, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपने हमें इसका फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह हम कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, और कमिंग वीक में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आपके लिए हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके साथ शेयर करेंगे। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप K2 को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।